करोलबाग इलाके में, जहां पुरानी इमारतें और नई दुकानें एक अजीब सी भीड़ बनाती हैं, वहां एक छोटी सी जेरोक्स की दुकान है। दुकान का नाम है शर्मा जेरोक्स एंड स्टेशनरी। शटर पुराना है, पेंट उखड़ रहा है और बोर्ड पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। इस दुकान के मालिक हैं विक्रम शर्मा। 38 साल के विक्रम के सिर पर बाल कम होते जा रहे हैं और पेट थोड़ा बाहर निकल आया है। उनके चेहरे पर हमेशा एक थकी हुई लेकिन विनम्र मुस्कान रहती है। मोहल्ले के लोग अक्सर चाय की दुकानों पर कहते हैं कि शर्मा जी से ज्यादा बोरिंग आदमी तो पूरे करोलबाग में नहीं है। लेकिन क्या वाकई विक्रम शर्मा इतने साधारण हैं जितना वो दिखाई देते हैं? आज की कहानी एक ऐसे ही सोमवार की सुबह से शुरू होती है, जो देखने में तो बिल्कुल साधारण थी, लेकिन जिसका अंत साधारण नहीं होने वाला था। सुबह के 7 बज रहे थे। करोलबाग की एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर बने शर्मा परिवार के 3 कमरों के फ्लैट में रोज की तरह सुबह का तूफान मचा हुआ था। विक्रम, क्या तुम फिर से वही कर रहे हो? प्रिया शर्मा की तेज आवाज ने सुबह के सन्नाटे को चीर दिया। बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला और 35 साल की स्कूल टीचर प्रिया शर्मा अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में झाड़ू थी और आंखों में वो गुस्सा था जिससे विक्रम 15 साल से डरते आ रहे थे। विक्रम शर्मा जो बिस्तर पर लेटे हुए सीलिंग को घूर रहे थे, उन्होंने घबराहट में धीरे से करवट बदली। उनकी नजरें सीधे प्रिया की आंखों से नहीं मिली। क्या कर रहा हूं? विक्रम ने नींद में भरी भारी आवाज में पूछा। वही जो तुम पिछले 15 साल से कर रहे हो। कुछ नहीं, प्रिया ने गुस्से में झाड़ू को जमीन पर पटका। किचन में दूध 3 बार उबल चुका है, पूरा गैस गंदा हो गया है। आरव का टिफिन अब तक पैक नहीं हुआ, अनन्या के बाल नहीं बने, और तुम यहां ऐसे पड़े हो जैसे कि आज संडे हो। तुम्हें घड़ी देखनी आती है या वो भी मुझे सिखाना पड़ेगा? विक्रम जल्दी से उठ बैठे। 15 साल की शादी में उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से सीख ली थी कि सुबह की बहस में जीतना नामुमकिन था, और प्रिया जब झाड़ू हाथ में ले ले तो बहस करना सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता था। उठ गया बाबा, उठ गया, विक्रम ने बचाव की मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा और अपनी चप्पल ढूंढने लगे। लेकिन प्रिया का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो वहीं खड़ी रहीं, सांसें तेज चल रही थीं। उठ गए? बस यही आता है तुम्हें? कभी सोचा है कि हम किस हालत में जी रहे हैं? वो पुरानी जेरोक्स की दुकान जहां मक्खियां भिनभिनाती हैं, वो खटारा मारुति जो धक्का मारने पर चलती है, और ये घर जिसकी दीवारों पर पपड़ी जमी है। सीलिंग फैन से खटखट की आवाज आ रही है। उसे ठीक कराने के लिए तुम्हें 3 महीने से बोल रही हूं। विक्रम ने सिर झुका लिया। मैं कोशिश कर रहा हूं प्रिया, उन्होंने बहुत धीरे से कहा, जैसे कि उन्हें खुद अपनी बात पर यकीन न हो। कोशिश? प्रिया ने हताशा से सिर हिलाया। तुम्हारी कोशिशें 15 साल से देख रही हूं विक्रम। कोई एम्बिशन नहीं है तुम में, कोई सपना नहीं है। बाकी लोग कहां से कहां पहुंच गए और तुम बस एक साधारण दुकानदार बनकर खुश हो। विक्रम चुप रहे। अगर वो सच बता पाते तो शायद प्रिया समझती कि वो साधारण नहीं है। लेकिन सच तो इस कमरे की उस पुरानी लोहे की अलमारी में बंद था, जिसके पीछे एक नोकिया 3310 मोबाइल फोन छिपा था। वो फोन जो 15 साल से नहीं बजा था, वो फोन जो उनकी असली पहचान का सबूत था। जाओ अब, दूध देखो, इससे पहले कि मैं सच में पागल हो जाऊं, प्रिया ने चेतावनी देते हुए कहा और पैर पटकते हुए बाहर चली गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अलमारी की तरफ एक चोर नजर डाली, फिर सिर झटकते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गए। उनकी जिंदगी का एक और साधारण दिन शुरू हो चुका था। करीब 15 मिनट बाद डाइनिंग टेबल पर रोज का नाश्ते वाला ड्रामा शुरू हो चुका था। 12 साल का आरव और 10 साल की अनन्या अपनी अपनी प्लेटों के सामने बैठे थे। आरव जल्दी जल्दी मुंह में परांठा ठूंस रहा था क्योंकि उसकी स्कूल बस आने ही वाली थी, और अनन्या अपने बालों में रिबन लगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। टेबल के सिरे पर बैठे थे कर्नल राजेंद्र शर्मा, 63 साल के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और विक्रम के पिता। उनके हाथ में अखबार था, लेकिन उनकी नजरें विक्रम पर थीं, जो किचन से जली हुई चाय लेकर आ रहे थे। सुना तुमने? शर्मा अंकल ने अखबार को थोड़ा नीचे किया और चश्मे के ऊपर से विक्रम को देखा। क्या पापा? विक्रम ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए पूछा। गुड्डू ने नई गाड़ी ली है, लाल रंग की स्विफ्ट, टॉप मॉडल है। शर्मा अंकल ने ऐसे कहा जैसे वो किसी जंग की जीत का ऐलान कर रहे हो। विक्रम ने चाय का कप टेबल पर रखा और टोस्ट उठाने लगे। सुना पापा? अच्छी बात है, अच्छी बात है, शर्मा अंकल ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा। वो लड़का तुमसे 5 साल छोटा है विक्रम, इंश्योरेंस बेचता है, और देखो कहां पहुंच गया। और तुम अभी भी उसी पुरानी जेरोक्स मशीन के साथ चिपके हुए हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि कर्नल साहब बेटा क्या करता है? मुझे शर्म आती है कहने में कि वो फोटोकॉपी करता है। फोटोकॉपी? ये ताना विक्रम के लिए नया नहीं था। हर सुबह का नाश्ता इसी ताने के साथ होता था। विक्रम ने चुपचाप अपना परांठा तोड़ा और सब्जी में डुबोया। पापा, दुकान अच्छी चल रही है, घर चल रहा है, और क्या चाहिए इंसान को? विक्रम ने बहुत संयम से जवाब दिया। इज्जत चाहिए विक्रम, इज्जत। शर्मा अंकल ने टेबल पर मुक्का मारा, जिससे चाय के कप हिल गए। आर्मी में जब मैं था, लोग सलाम ठोकते थे, और अब
मुझे यह सुनना पड़ता है कि मेरा बेटा एक क्लर्क से भी गया गुजरा है। तभी प्रिया किचन से बाहर आई और कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने कर्नल साहब की बात सुन ली थी। पापा जी सही कह रहे हैं विक्रम। आरव के दोस्त भी पूछते हैं कि उसके पापा क्या करते हैं। वो कल बता रहा था कि उसने झूठ बोला कि उसके पापा बिजनेसमैन हैं। विक्रम ने तुरंत आरव की तरफ देखा। आरव ने नजरें चुरा ली और अपनी पानी की बोतल से खेलने लगा। विक्रम के दिल में एक टीस उठी। उनका अपना बेटा उनसे शर्मिंदा था। यह हार किसी भी मिशन की विफलता से बड़ी थी। पापा, अनन्या ने अचानक कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी जिसने माहौल की कड़वाहट को थोड़ा कम किया। हाँ बेटा, विक्रम ने अपनी बेटी की तरफ मुड़ते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। आज शाम को आप आओगे ना? अनन्या ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। कहां? विक्रम ने पूछा, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, तुम्हारा डांस रिसाइटल, विक्रम ने जल्दी से सुधार किया। प्रिया ने तंज कसते हुए कहा। शुक्र है, याद आ गया। मुझे लगा वो भी भूल गए होंगे, जैसे पिछले हफ्ते बिजली का बिल भरना भूल गए थे। अनन्या की आंखें चमक उठी। उसने अपनी कुर्सी थोड़ी आगे खिसकाई। हाँ पापा, सोलो परफॉर्मेंस है 5 बजे, आप प्लीज आना। मेरी टीचर ने कहा है कि पेरेंट्स का आना जरूरी है। सब पापा आ रहे हैं। विक्रम ने अनन्या का नन्हा हाथ अपने हाथ में लिया। वो अपनी बेटी को निराश नहीं कर सकते थे। मैं आऊंगा बेटा, पक्का आऊंगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आऊंगा। सबसे आगे वाली सीट पर बैठूंगा। अनन्या खुश हो गई। उसने अपनी छोटी उंगली आगे की। प्रॉमिस? विक्रम ने अपनी उंगली उससे जोड़ी। प्रॉमिस। प्रिया ने एक लंबी सांस ली और दूसरी तरफ देखने लगी। वो जानती थीं कि विक्रम के वादे अक्सर कच्चे निकलते थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने कुछ नहीं कहा। 1 घंटे बाद करोलबाग की भीड़भाड़ वाली गली में शर्मा जेरोक्स एंड स्टेशनरी का शटर उठाते हुए विक्रम को एक अजीब सी थकान महसूस हुई। शटर ऊपर गया और ढेर सारी धूल उड़ी। अंदर वही पुरानी दुनिया थी। एक कोने में बड़ी सी जेरोक्स मशीन, दीवारों पर किताबों के रैक और एक पुराना काउंटर। विक्रम ने दुकान की सफाई शुरू की। झाड़ू लगाते हुए उनकी नजर बार बार दुकान के कोने में रखी उस लोहे की अलमारी पर जा रही थी। सबसे ऊपर वाली शेल्फ, पुरानी किताबों के ढेर के पीछे, वहां एक राज छिपा था। विक्रम ने अपने आप को रोका। उन्होंने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, आज नहीं, 15 साल हो गए। अब वो जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब तुम सिर्फ विक्रम शर्मा हो। तभी दुकान का दरवाजा खुला और घंटी बजी। गुड्डू अंदर आया। वही गुड्डू जिसकी नई कार की चर्चा सुबह घर पर हुई थी। वो बहुत तेज महकने वाला परफ्यूम लगाकर आया था। अरे विक्रम भाई, और क्या हाल है? गुड्डू ने जोर से कहा, जिससे दुकान की शांति भंग हो गई। ठीक हूं गुड्डू, विक्रम ने मशीन चालू करते हुए बिना ऊपर देखे कहा। यार, मेरी नई स्विफ्ट देखी? बाहर खड़ी है। क्या पिकअप है भाई, मजा आ गया। पूरी दिल्ली में ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी, गुड्डू ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा। बधाई हो, विक्रम ने रूखेपन से कहा। उन्हें गुड्डू से जलन नहीं थी, लेकिन उसकी बातें उन्हें अपनी विफलता की याद दिलाती थीं। गुड्डू काउंटर पर झुक गया। उसकी आवाज अचानक धीमी और रहस्यमयी हो गई। वैसे भाई, एक बात पूछनी थी। क्या? विक्रम ने पेपर्स सेट करते हुए पूछा। कल रात मैंने तुम्हें देखा था। विक्रम का हाथ मशीन के बटन पर हवा में ही रुक गया। उनका दिल एक पल के लिए थम सा गया। क्या मतलब? रात के करीब 12 बजे मैं अपनी बालकनी में सिगरेट पी रहा था। मैंने देखा तुम अपनी मारुति लेकर निकल रहे थे। गुड्डू ने अपनी आंखें छोटी करते हुए संदिग्ध नजरों से विक्रम को देखा। इतनी रात को कहां जा रहे थे भाई? कोई चक्कर तो नहीं है? भाभी जी को पता है? विक्रम का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने सच में देख लिया? अगर गुड्डू को शक हो गया तो यह बात मोहल्ले में आग की तरह फैल जाएगी। तुम्हें वहम हुआ होगा गुड्डू, मैं तो घर पर सो रहा था। 12 बजे कौन निकलता है? मैं तो 10 बजे ही सो जाता हूं। विक्रम ने हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी बिल्कुल खोखली निकली। गुड्डू ने उसे घूर कर देखा, जैसे वो विक्रम के झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम शायद, लेकिन वो गाड़ी तुम्हारी ही लग रही थी, नंबर भी वही था। खैर छोड़ो। विक्रम के माथे पर पसीना आने लगा था। उन्होंने जल्दी से बात बदली। कुछ काम था क्या? हाँ, वो इंश्योरेंस के पेपर्स जेरोक्स करने थे। 50 कॉपियां अर्जेंट है। गुड्डू ने पेपर्स काउंटर पर रख दिए। गुड्डू के जाने के बाद विक्रम कुर्सी पर ढह गए। उन्होंने पानी की बोतल खोली और एक साथ आधा पानी पी गए। यह बहुत करीब था, बहुत ज्यादा करीब। अगर उनकी रात की गतिविधियों का किसी को पता चल गया तो 15 साल की मेहनत और सुरक्षा सब खत्म हो जाएगी। दिन धीरे धीरे बीतता गया। ग्राहकों की भीड़ लगी रही। विक्रम मशीन की तरह काम करते रहे। लंच का समय भी निकल गया, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। 4 बज गए, फिर 4:30। अचानक एक बड़ा ऑर्डर आ गया। पास के कोचिंग सेंटर से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। भैया, 500 कॉपियां चाहिए, अर्जेंट है, कल सुबह एग्जाम है। विक्रम ने घड़ी देखी, 4:45 हो रहे थे। अनन्या का डांस 5 बजे था। बेटा, अभी नहीं हो पाएगा, मुझे जाना है। विक्रम ने मना करने की कोशिश की। प्लीज भैया, सर मार डालेंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। लड़का गिड़गिड़ाने लगा। विक्रम का दिल पसीज गया।
वो किसी को मुसीबत में नहीं देख सकते थे। ठीक है, लाओ, लेकिन जल्दी करना होगा। विक्रम मशीन के साथ जूझने लगे, लेकिन किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। मशीन का पेपर जाम हो गया, टोनर खत्म हो गया, सब कुछ गलत हो रहा था। घड़ी की सुइयां भाग रही थीं। 5 बज गए। विक्रम का ध्यान मशीन पर था, पसीना टपक रहा था। भैया जल्दी करो ना, लड़का चिल्लाया। बस बस हो गया, विक्रम ने झुंझलाते हुए कहा। जब तक काम खत्म हुआ और वो दुकान से निकले, घड़ी में 5:30 बज चुके थे। विक्रम के हाथ से चाबी छूट गई। हे भगवान! अनन्या! उन्होंने दुकान खुली छोड़ी, बस शटर आधा गिराया और गाड़ी में कूदे। दिल्ली का भयानक ट्रैफिक, हर लाल बत्ती विक्रम का मजाक उड़ा रही थी। वो स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मार रहे थे। चलो चलो। जब वो स्कूल के गेट पर पहुंचे, 6 बज चुके थे। स्कूल में सन्नाटा था, ऑडिटोरियम खाली हो रहा था। विक्रम पागलों की तरह अंदर भागे। स्टेज खाली था, लाइटें बुझ चुकी थीं। विक्रम कॉरिडोर में भागे। वहां एक कोने में अनन्या खड़ी थी, अपनी चमकीली डांस ड्रेस में। उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट था। उसके पास प्रिया खड़ी थी। प्रिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडी शून्यता थी जो गुस्से से भी ज्यादा डरावनी थी। अनन्या! विक्रम की आवाज कांप गई। वो अपनी बेटी के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अनन्या ने ऊपर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल फैल गया था। उसके गालों पर आंसुओं के सूखे निशान थे। पापा! उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि विक्रम को सुनने के लिए झुकना पड़ा। आप नहीं आए बेटा, मैं। वो मशीन खराब हो गई थी, मैं फंस गया था। विक्रम घुटनों पर बैठ गए और अनन्या के हाथ पकड़ लिए। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। अनन्या ने अपना मुंह फेर लिया। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। सबके पापा आए थे, आरव भैया भी आए थे, दादाजी भी आए थे। बस बस आप नहीं थे, मेरी सीट खाली थी पापा। ये शब्द विक्रम के सीने में गोली की तरह लगे, किसी भी गोली से ज्यादा दर्दनाक। प्रिया ने अनन्या का हाथ पकड़ा। चलो बेटा, पापा को अभी और भी काम होंगे। उनकी दुकान हम सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रिया प्लीज मेरी बात सुनो। विक्रम खड़े हुए। घर पर बात नहीं करेंगे विक्रम, प्रिया ने ठंडी और कटीली आवाज में कहा। अब बात करने को बचा ही क्या है? तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए हम क्या मायने रखते हैं। वो दोनों मुड़कर चली गईं। विक्रम वहीं घुटनों पर बैठे रह गए, खाली कॉरिडोर में। उनके हाथ में कार की चाबी थी और दिल में भारी बोझ। एक और वादा टूट गया, एक और दिन, एक और हार। रात के 11 बज चुके थे। घर में मरघट जैसा सन्नाटा था। डिनर टेबल पर खाना ठंडा हो चुका था। किसी ने हाथ नहीं लगाया था। अनन्या बिना खाए सो गई थी। आरव अपने कमरे में था। विक्रम अपने बेडरूम में आए। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, या शायद सोने का नाटक कर रही थी। उनकी पीठ विक्रम की तरफ थी। विक्रम ने कपड़े बदले और बालकनी में जाकर खड़े हो गए। दिल्ली की रात जगमगा रही थी। दूर कहीं ट्रैफिक का शोर था। ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम ने रेलिंग को कसकर पकड़ा। उनकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। मैं क्या कर रहा हूं? उन्होंने खुद से पूछा। उनकी आवाज रात के सन्नाटे में खो गई। मैं न एक अच्छा पिता बन पाया, न एक अच्छा पति, और न ही वो जो मैं कभी हुआ करता था। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की। वो उस तीसरी पहचान के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। शायद पापा सही कहते हैं, मैं एक फेलियर हूं, एक साधारण जेरोक्स वाला। यही मेरी सच्चाई है। घड़ी में 11:47 हुए। विक्रम अभी भी शून्य में घूर रहे थे। अचानक एक आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। टन 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 टन। विक्रम चौंक गए। वो एकदम से सीधे खड़े हो गए। ये आवाज, ये वाइब्रेशन, ये उनके स्मार्टफोन की नहीं थी। उनका स्मार्टफोन तो साइलेंट पर था। ये आवाज 15 साल पुरानी थी। टन 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 टन। आवाज बेडरूम के अंदर से आ रही थी, अलमारी की तरफ से। विक्रम का दिल रुक गया, माथे से पसीना बहने लगा। क्या उनका दिमाग उनके साथ खेल खेल रहा था? वो धीरे धीरे मुड़े। प्रिया अभी भी सो रही थी। विक्रम दबे पांव सांस रोके हुए अलमारी के पास गए। उन्होंने सबसे नीचे वाली दराज खोली। कपड़ों के नीचे एक गुप्त जगह थी, एक फॉल्स बॉटम। उन्होंने कांपते हाथों से उसे हटाया। वहां रखा था एक काला नोकिया 3310। उसकी छोटी सी स्क्रीन पर नीली रोशनी जल बुझ रही थी। अंधेरे कमरे में वो रोशनी किसी खतरे के सिग्नल जैसी लग रही थी। विक्रम के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। अल्फा 7 एक्टिवेशन कोड, रेड डॉन, 72 घंटे, एक्नॉलेज। विक्रम की सांसें फूलने लगीं। 15 साल से ये फोन चुप था। उन्होंने सोचा था कि वो भूल गए हैं, एजेंसी उन्हें भूल गई है, लेकिन नहीं। अतीत ने दरवाजा खटखटाया नहीं था, सीधा तोड़ दिया था। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। विक्रम ने बालकनी का दरवाजा बंद किया ताकि आवाज बाहर न जाए। उन्होंने प्रिया की तरफ एक डरपोक नजर डाली, फिर फोन कान से लगाया। अल्फा 7। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक पुरानी दबी हुई सख्ती भी थी जो सालों बाद बाहर आई थी। एक्नॉलेजिंग। दूसरी तरफ से एक भारी मशीनी आवाज आई। वेलकम बैक एजेंट। छुट्टी खत्म हुई, लेकिन अभी क्यों? 15 साल बाद? विक्रम ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं अब वो नहीं हूं
रेड डॉन शुरू हो चुका है, उस आवाज ने बिना किसी भावना के कहा। 72 घंटे, 12 शहर, हजारों जाने, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं अब वो आदमी नहीं हूं, मैं एक दुकानदार हूं, एक पिता हूं, मेरा परिवार है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तुम एक शपथ ले चुके हो एजेंट, और शपथ की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कल रात 11 बजे, सेफ हाउस 7, रोहिणी, अकेले आना, और हां, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कॉल कट गई। विक्रम ने फोन को घूरा। स्क्रीन काली हो गई, लेकिन उनकी जिंदगी अब काली नहीं थी, वो लाल हो चुकी थी, खतरे के लाल रंग में। उन्होंने फोन वापस छुपाया और बिस्तर पर आई। प्रिया के बगल में लेटे। उनकी पत्नी की सांसों की आवाज सुकून दे रही थी, लेकिन विक्रम की आंखों से नींद गायब थी। कल रात वो फिर से अल्फा 7 बनेंगे, लेकिन क्या वो वापस विक्रम शर्मा बन पाएंगे? विक्रम ने सीलिंग को देखा। एक साधारण दिन खत्म हो चुका था और एक असाधारण खतरनाक रात शुरू हो चुकी थी। विक्रम शर्मा की 2 जिंदगियों का सफर अब शुरू हुआ था। जिंदगी एपिसोड 2। रात का सन्नाटा करोल बाग की पुरानी इमारत के आसमान तक चढ़ा हुआ था। ऊपर तीसरी मंजिल पर शर्मा परिवार के फ्लैट की बालकनी में खड़े विक्रम शर्मा के हाथ अब भी कांप रहे थे। उनकी उंगलियों के बीच वो पुराना काला नोकिया फोन था, वही 3310 वाला, जिसका वजन उन्हें अचानक बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। स्क्रीन पर नीली रोशनी के साथ एक पंक्ति चमक रही थी, जैसे अंधेरे में किसी ने तलवार खींच ली हो। अल्फा 7, एक्टिवेशन कोड, रेड डॉन, 72 घंटे, एक्नॉलेज। विक्रम ने गहरा सांस लिया। सीने में जलन और दिन भर की हार का बोझ था, लेकिन उस सबके ऊपर अब यह नया बोझ चढ़ गया था। उन्होंने धीरे से अंगूठा कीपैड पर रखा। अल्फा 7, एक्नॉलेज्ड। जैसे ही उन्होंने सेंड दबाया, उन्हें लगा कि उन्होंने पिछले 15 साल की साधारण जिंदगी पर खुद अपने हाथों से मिट्टी डाल दी। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। कोऑर्डिनेट स्टार, रोहिणी सेक्टर 15, सेफ हाउस गामा, आगमन समय रात का 1 बजे के करीब। अकेले पहुंचना, किसी की नजर न हो। विक्रम ने फोन की स्क्रीन बंद कर दी। नीली रोशनी बुझ गई, लेकिन उनके भीतर एक और रोशनी जल उठी थी, पुरानी, भूली हुई, जो कभी सीमा के उस पार चालें चलता था। अब सबसे बड़ा इम्तिहान था घर से निकलना। बिना शक के वो धीरे से कमरे के अंदर आए। बेड पर प्रिया करवट लेकर लेटी हुई थी, चेहरा दीवार की तरफ। उनकी सांसों की आवाज बहुत हल्की, बहुत संतुलित थी, जैसे कोई होश में भी सोने का अभिनय कर रहा हो। विक्रम कुछ पल दरवाजे पर खड़े रहे। उसे देखना आसान नहीं था। 15 साल की शादी, 1000 झगड़े, सैकड़ों अधूरे सपने, और हर दिन हर रात एक ही झूठ, मैं बस एक साधारण दुकानदार हूं। उन्होंने अलमारी खोली, चुपचाप एक हल्की जैकेट निकाली, दुकान की चाबियां उठाई, जेब टटोली, पुराना बटुआ, थोड़ा सा नकद। बहाना तैयार था। दुकान की मशीन से जलने की बू आ रही है, चेक करके आता हूं, वरना आग लग सकती है। अगर कोई जाग गया तो यही कहेंगे। वो लिविंग रूम में आए। सोफे के पास वाली मेज पर कर्नल राजेंद्र शर्मा का चश्मा रखा था। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। भीतर से हल्की खर्राटों की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज भी विक्रम को भरोसा नहीं दिला पाती थी। फौजी की नींद कभी गहरी नहीं होती, बस आंखें बंद होने का नाम बदल जाता है। मुख्य दरवाजे की कुंडी उन्होंने धीरे से खिसकाई। लोहे का छोटा सा टुकड़ा हल्का सा टकराया और एक बहुत धीमी क्लिक की आवाज हुई। विक्रम के लिए वो आवाज कान फाड़ देने वाली थी। वो एकदम रुक गए, सांस तक रोक ली। 1, 2, 3 लंबी सांसों जितना समय बीता, कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा और बहुत सावधानी से उसे पीछे से बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरते हुए उन्हें अपने घुटनों का दर्द याद आया। इतनी रात को उनकी उम्र के आदमी या तो खर्राटे लेते हैं या फोन पर क्रिकेट की हाईलाइट देखते हैं। कोई रोहिणी के किसी गुप्त ठिकाने पर नहीं जाता, लेकिन अल्फा 7 को जाना था। नीचे पार्किंग में अंधेरा था। सीढ़ियों की आखिरी मोड़ से उतरते ही ठंडी हवा के साथ नमी का झोंका आया। स्ट्रीट लाइट आधी मरी हुई थी, पीली रोशनी कभी जलती कभी बुझती। उनकी पुरानी मारुति गाड़ी कोने में खड़ी थी, जैसे कोई बूढ़ा घोड़ा अपनी आखिरी ड्यूटी का इंतजार कर रहा हो। विक्रम ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उनकी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यह एहसास उन्होंने बहुत सालों से महसूस नहीं किया था, लेकिन ये उनके लिए नया नहीं था। जासूसों की दुनिया में यह एहसास अक्सर सच साबित होता है। उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे सीधे गाड़ी की तरफ जा रहे हों, लेकिन उनकी नजरें कार के शीशों से आगे छायाओं में घूम रही थीं। पार्किंग के कोने में एक खंभे के पीछे उन्हें एक हल्की सी हलचल दिखी। वो रुक गए। चाबी हाथ में थी, लेकिन उनकी पकड़ बदल गई। अब वो हथियार की तरह पकड़ी जा रही थी। कुछ सेकंड और देखते रहे, फिर उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठने का नाटक किया, लेकिन चेहरे का थोड़ा हिस्सा बाहर ही रखा ताकि रियर व्यू मिरर से पीछे की तस्वीर साफ दिखे। खंभे के पीछे की परछाई थोड़ी सी हिली, जैसे कोई सांस रोककर खड़ा हो। विक्रम ने कार की हेडलाइट्स ऑन की और झटके से स्टीयरिंग घुमाकर रोशनी सीधे उस तरफ डाल दी। रोशनी पड़ते ही एक बिल्ली चौंधिया कर भागी और कूड़े के ढेर के पीछे गायब हो गई।
विक्रम ने आधा हंसने और आधा गाली देने जैसा कुछ सोचा। तू बिल्ली से डर गया अल्फा 7, उन्होंने अपने आप से कहा और कार में बैठकर इग्निशन घुमाया। मारुति का इंजन पहले तो नाराज बच्चे की तरह 2 बार खांसा, फिर धीरे से जाग गया। उन्होंने गाड़ी को गियर में डाला और धीरे से पार्किंग से बाहर निकले। रात की दिल्ली एक अलग शहर लगती है। दिन की भीड़ भाड़, हॉर्न, बसों की चीख, सब कहीं गायब हो जाता है। बस कुछ दूर जलती पीली लाइटें, कहीं भौंकते कुत्ते और चलते हुए ट्रकों की दूर की घरघराहट। विक्रम ने गाड़ी को मुख्य सड़क पर निकाला। उनके दिमाग में रोहिणी सेक्टर 15 का नक्शा खुद ब खुद उभर आया। पुरानी ट्रेनिंग कभी सच में जाती नहीं, बस धुंधला जाती है और खतरा आते ही वापस साफ हो उठती है। कुछ मिनट बाद उन्हें रियर व्यू मिरर में एक काली गाड़ी दिखी। हेडलाइट धीमी, बॉडी भारी, शेप से साफ स्कॉर्पियो। वो उनके पीछे थी, थोड़ी दूरी बनाकर। पहले तो विक्रम ने इसे संयोग समझा, लेकिन जल्दी ही उन्हें याद आया कि जासूसी की दुनिया में संयोग नाम की चीज बहुत कम होती है। उन्होंने अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाई, स्कॉर्पियो ने भी बढ़ाई। उन्होंने लेन बदली, स्कॉर्पियो ने भी। उन्होंने अचानक ब्रेक लगाकर स्पीड कम की, स्कॉर्पियो ने भी दूरी बनाते हुए यही किया। अब शक यकीन में बदल चुका था। उन्होंने हल्के से होंठ भींचे। उनके पास अभी कोई हथियार नहीं था। ग्लॉक और बाकी सामान तो सेफ हाउस में मिलने वाला था। गाड़ी में बस एक पेचकस था और कुछ पुराने बिलों की फाइलें। लेकिन उनके पास अभी भी एक चीज थी, दिमाग और सड़क का पुराना अनुभव। आगे एक चौराहा था, जहां से एक तरफ मेन रोड रोहिणी की तरफ जाती थी, दूसरी तरफ एक सर्विस लेन जो अक्सर खाली रहती थी। ट्रैफिक सिग्नल पीली रोशनी झपका रहा था, लाल होने वाला था। विक्रम ने दिल कड़ा किया और एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। मारुति ने जितना हो सकता था उतना जोर लगाया। सिग्नल लाल हो चुका था, लेकिन सड़क लगभग खाली थी। उन्होंने पूरा मोड़ काटते हुए गाड़ी को तीखी रफ्तार से दाएं मोड़ दिया। टायरों से चीखती हुई आवाज निकली। कार एक पल के लिए हिलकर 2 पहियों पर आई, फिर झटके से वापस संतुलित हुई। स्कॉर्पियो को यह मूवमेंट शायद उम्मीद के बाहर लगा। वो सीधे मेन रोड पर निकल गई, चौराहा पार कर गई। जब तक उसके ड्राइवर को समझ आता कि शिकार ने गली बदल दी है, विक्रम की मारुति सर्विस लेन के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। विक्रम ने कुछ देर हेडलाइट बंद रखकर गाड़ी चलाई, ताकि पिछली गाड़ी को उनकी लोकेशन समझ न आए। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन सांस अब नियंत्रित थी। ये वही आदमी था जो कभी दुश्मन देश की गलियों में बिना नक्शे के घूमा था। करीब 5 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी एक पुराने पार्क के पीछे रोक दी और इंजन बंद कर दिया। चारों तरफ हल्का सन्नाटा था। उन्होंने पीछे देखा, कोई गाड़ी नहीं, कोई हेडलाइट नहीं। उन्होंने स्टीयरिंग पर माथा टिका दिया। ठीक है, उन्होंने धीमे से कहा, शुरुआत बुरी नहीं है बूढ़े। कुछ पल खुद को संभालने के बाद उन्होंने फिर गाड़ी स्टार्ट की और रोहिणी की तरफ निकल पड़े। सेफ हाउस गामा बाहर से एक बंद पड़ी फैक्ट्री जैसा दिखता था। जंग लगे गेट, दीवारों पर पान की पीक के निशान, ऊपर टूटे हुए शीशे वाली खिड़कियां। अगर कोई आम आदमी देखे तो बस सोचेगा कि यह किसी जमाने की परचून की गोदाम रही होगी। विक्रम ने गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क किया और पैदल गेट की तरफ बढ़े। लोहे के भारी गेट के साइड में एक छोटी धातु की प्लेट थी, जिसमें एक बहुत छोटा इंटरकॉम लगा था। उन्होंने बटन दबाया। हल्की सी बीप हुई। एक ठंडी मशीनी आवाज आई, पहचान बताओ। विक्रम ने थोड़ी देर चुप रहकर हवा में चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीरे से कहा, धूप में छाव। आवाज तुरंत आई, छाव में धूप। गेट के भीतर कहीं से हल्की सी खनखनाहट हुई और गेट थोड़ा सा खुल गया, बस इतना कि एक आदमी अंदर घुस सके। विक्रम ने अंदर कदम रखा। जो बाहर से खंडहर लग रहा था, अंदर से बिल्कुल अलग था। बड़े हॉल में ट्यूबलाइटों की तेज सफेद रोशनी, चारों तरफ कंप्यूटर, स्क्रीन, नक्शे, वायरलेस सेट और दीवार पर एक विशाल डिजिटल मैप, जिस पर पूरे भारत का नक्शा चमक रहा था, अलग अलग शहरों पर छोटे छोटे लाल बिंदु के साथ। हॉल के बीचों बीच एक लंबी मेज पर दिल्ली का बड़ा नक्शा फैला था। उसके ऊपर कुछ मार्कर, कागज और एक मोटा सा फाइल का पुलिंदा रखा था। उस मेज के पास एक आदमी खड़ा था, करीब 60 साल का, सफेद सलेटी बाल, साफ शेव किया चेहरा, आंखों में तेजी और ठंडापन एक साथ। बदन अब भी सीधा, जैसे आज भी परेड ग्राउंड पर खड़ा हो। इंस्पेक्टर जनरल अरविंद राठौर। विक्रम के दिमाग ने खुद ब खुद नाम दोहराया। राठौर ने ऊपर देखा। उनके पतले होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जो जज्बात से ज्यादा औपचारिकता जैसी थी। स्वागत है अल्फा 7, उन्होंने कहा, या फिर कहूं शर्मा जी, जेरोक्स एंड स्टेशनरी वाले। विक्रम ने न कोई मुस्कान लौटाई, न कोई मजाक। मुझे यहां क्यों बुलाया गया है सर? इतने साल बाद? राठौर ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो और ध्यान से सुनो, देश की किस्मत का मामला है। विक्रम ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए दिल्ली के नक्शे पर नजर डाली। नक्शे पर कई जगहों पर छोटे छोटे गोल घेरे बने थे, कुछ पर लाल, कुछ पर पीले निशान। ऑपरेशन रेड डॉन। राठौर ने नक्शे पर एक बिंदु पर उंगली रखते हुए कहा, यह कोई अफवाह नहीं है, हमें पक्के इंटेल मिले हैं। पाकिस्तान के पार एक संगठन है, लश्कर ए कहर। ये लोग अब तक सीमा के पार धंधा करते थे, इस बार उन्होंने खेल बदल दिया है। विक्रम ने नक्शे से नजर नहीं हटाई। खेल क्या है?
12 धमाके। राठौर ने सीधी बात की। 12 अलग अलग जगह एक साथ, स्कूल, बाजार, मेट्रो, मंदिर, अस्पताल, दिल्ली के दिल में 12 जख्म एक ही पल में। विक्रम की उंगलियां नक्शे के एक कोने पर जा टिकी जहां लिखा था करोल बाग। कितना समय? उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बस जानकारी की भूख थी। राठौर ने दीवार पर लगी बड़ी डिजिटल स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर नीचे एक काउंटडाउन चल रहा था, घंटे, मिनट और सेकंड। उन्होंने सिर्फ शब्दों में जवाब दिया, 67 घंटे के करीब। विक्रम के दिमाग में तुरंत तस्वीरें घूम गईं। आरव की स्कूल बस का रास्ता, अनन्या की डांस क्लास की गली, प्रिया का स्कूल, उनका अपना मार्केट। सब कुछ अचानक किसी और नजर से नजर आने लगा, जैसे हर मोड़ पर एक छुपा हुआ खतरा हो। हमें क्या पता है उनके बारे में? विक्रम ने पूछा। ज्यादा नहीं, राठौर ने स्वीकार किया। ये लोग पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस कागज की पर्चियां, कोडवर्ड्स, डेड ड्रॉप, इंसानी कुरियर। हमारी साइबर टीमें लगभग बेकार हो चुकी हैं यहां, इसलिए हमें जमीन पर काम करने वाले पुराने स्कूल के आदमी की जरूरत है। उन्होंने सीधा विक्रम की आंखों में देखा। यानी तुम्हारी? विक्रम ने थोड़ी देर उन्हें घूरा। मैं 15 साल से बाहर हूं सर। मेरी जिंदगी अब दुकान, उधार और बिजली के बिल के बीच फंसी हुई है। आपके पास और कोई नहीं था? राठौर ने हल्की सी सांस छोड़ी। तुम्हारा नाम इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम 3 चीजें हो: दिल्ली से वाकिफ, भीड़ में गायब होने लायक, सामान्य, और सबसे जरूरी, तुम्हारे बारे में दुश्मन को कोई अपडेट नहीं। वो सोचते हैं तुम मर चुके हो या सिस्टम से बाहर हो। यही तुम्हारी ताकत है। उन्होंने मेज पर रखा एक पतला सा फोल्डर विक्रम की तरफ सरकाया। फोल्डर लगभग खाली था। यह क्या है? विक्रम ने पूछा। इसमें है तुम्हारा टारगेट, कोडनेम द आर्किटेक्ट, राठौर ने कहा। पूरे ऑपरेशन का दिमाग। असली नाम नहीं पता, चेहरा नहीं पता, उम्र नहीं पता, बस इतना पता है कि वो यही है, इसी शहर में, और वो 12 धमाकों का पूरा नक्शा अपने दिमाग में लेकर घूम रहा है। विक्रम ने खाली पन्नों को पलटा, जैसे उम्मीद कर रहे हो कि कहीं कोने पर कुछ लिखा हो जो बाकी सबने मिस कर दिया हो, लेकिन हर पन्ना बस हवा की तरह हल्का था। तो मैं एक भूत को ढूंढने निकला हूं, उन्होंने बुदबुदाया। नहीं, राठौर ने कहा, तुम शुरुआत ढूंढने निकले हो। भूत तक पहुंचने का पहला दरवाजा है पुरानी दिल्ली। जामा मस्जिद के पास एक कबूतरबाज है, रहीम। तुम्हें याद होगा, तुम्हारी पुरानी फाइल में उसका कोड नेम था गिरगिट। विक्रम के चेहरे पर एक हल्का सा झटका उभरा। गिरगिट जिंदा है? मुश्किल से बचा था, लेकिन हां, राठौर ने धीरे से कहा, और अब भी वही काम कर रहा है। पर फर्क यह है कि अब वो हर किसी से नहीं मिलता। उसने साफ कहा है, अगर अल्फा 7 आया तभी बात करेगा, किसी और से एक शब्द नहीं बोलेगा। मेज के दूसरे सिरे पर रखे एक काले डफल बैग को राठौर ने अपनी ओर खींचा और फिर विक्रम की ओर धकेल दिया। यह तुम्हारा सामान है। एक छोटी पिस्तौल, 2 मैगजीन, कुछ नकद, एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेटर और कुछ कागज जो तुम्हारे नए कवर को मजबूत करेंगे। और उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें पारदर्शी तरल था। यह साइनाइड। अगर पकड़े गए और तुम्हें लगे कि उनसे जानकारी निकल जाएगी तो। उन्होंने बात अधूरी छोड़ी। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। विक्रम ने बैग खोला, हथियार को हल्के से हाथ में उठाया। 15 साल पहले छोड़ी हुई एक पुरानी आदत जैसे फिर जागने लगी। हाथ ने अपने आप सेफ्टी चेक किया, मैगजीन निकाली, वापस लगाई। हर हरकत में जंग लगा था, लेकिन सिस्टम अभी भी काम कर रहा था। कल सुबह पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के पास वाली गली आओ, राठौर ने कहा। एक छोटा सा सूफी दरगाह है, कबूतरबाजों की गली के पीछे। वहीं तुम्हारी गिरगिट से मुलाकात होगी। पहचान के लिए एक ही वाक्य है। तुम कहोगे, धूप में छाव। वो जवाब देगा, छाव में धूप। अगर जवाब कुछ और हो या आवाज जरा भी अलग लगे, वहां से तुरंत निकल जाना। विक्रम ने सिर हिलाया। और एक बात, राठौर ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, यह मिशन सिर्फ देश के लिए नहीं है विक्रम, यह तुम्हारे लिए भी बहुत पर्सनल हो सकता है। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से कुछ टारगेट ऐसे हैं जो तुम्हारी जिंदगी के बहुत पास है। मतलब? विक्रम की आंखों में सख्ती लौट आई। मतलब ये कि अगर तुम असफल हुए तो न्यूज में सिर्फ दिल्ली का नाम नहीं आएगा, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारी गली, तुम्हारे बच्चों का स्कूल भी उन जगहों में शामिल हो सकता है। कुछ क्षणों के लिए हॉल में खामोशी छा गई। सिर्फ कंप्यूटर की हल्की आवाज और दूर कहीं किसी मशीन की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। मैं समझ गया, विक्रम ने धीरे से कहा। अब कोई गलती विकल्प नहीं है। राठौर ने सिर हिलाया। घर जाओ, थोड़ा सो पाने की कोशिश करो, सुबह से खेल शुरू होगा। विक्रम ने बैग उठाया, छोटा फोन अपनी जेब में रखा और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चल पड़ा। बाहर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया, जैसे दिल्ली शहर खुद फुसफुसाकर कह रहा हो, देखते हैं इस बार तुम कितना बचा लेते हो। जब वो वापस करोल बाग पहुंचा, रात गहरा चुकी थी। शायद 2:30 या 3 के बीच का समय रहा होगा, लेकिन उसके लिए समय अब सिर्फ एक लंबी घड़ी बन गया था जिसमें हर टिक खतरे की ओर ले जा रहा था। उन्होंने कार पार्क की और थके हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगे।
दूसरी मंजिल पार करते ही उन्हें सिगरेट की तेज गंध महसूस हुई। तीसरी मंजिल की लैंडिंग पर हल्का सा धुआं था और रेलिंग के पास कोई खड़ा था। लाल सुलगती सिगरेट की नोक अंधेरे में छोटी सी आग की तरह चमक रही थी। देर हो गई आज विक्रम भाई, आवाज आई, वही हल्की बनावटी मस्ती भरा लहजा। गुड्डू वो रेलिंग से टिककर खड़ा था, एक हाथ जेब में, दूसरे में आधी खत्म सिगरेट, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, बालों में ज्यादा जेल लगा हुआ। विक्रम ने सामान्य बनने की कोशिश की। दुकान में थोड़ी दिक्कत थी, मशीन से जलने की बदबू आ रही थी, वहीं देखने गया था। गुड्डू उनकी तरफ थोड़ा और झुककर बोला, अकेले ही गए थे? विक्रम की नजरें एक पल के लिए उसकी आंखों से टकराईं। उसमें एक अजीब सी चमक थी जो दिन के समय की नौटंकी से अलग लग रही थी। हाँ, अकेले। विक्रम ने शांत रहने की कोशिश की। दुकान का काम है, किसे साथ ले जाता? गुड्डू ने सिगरेट का आखिरी कश लिया, जमीन पर फेंक कर जूते से मसल दिया। फिर उसने नीचे विक्रम की मारुति की तरफ इशारा किया। आज गाड़ी का टायर बहुत गंदा लग रहा है, लाल मिट्टी चिपकी है उसमें। करोल बाग में तो ऐसी मिट्टी नहीं मिलती। रोहिणी साइड की लग रही है। विक्रम के भीतर कुछ जैसे जम गया। गुड्डू की आवाज अब भी हल्की थी, पर बात सीधी और नुकीली थी। विक्रम ने तुरंत जवाब कढ़ा, एक स्पेयर पार्ट वाला है उधर, वही पुराना, सस्ता मिलता है, इसीलिए 2-4 बार जाता हूं वहां। आज भी वहीं से आ रहा हूं। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक गुड्डू के चेहरे पर फिर वही पुरानी बेवकूफी वाली मुस्कुराहट लौट आई। अरे भाई, इतना टेंशन मत लो, मैं कोई टैक्स अफसर थोड़े ना हूं, वो हंसते हुए बोला। मैं तो यूं ही टाइम पास में पूछ लिया। चलो, गुड नाइट। भाभी जी को पता चल गया तो मेरा नाम भी आएगा कथा में। वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चला गया, लेकिन उसके जाते हुए कदमों की आवाज विक्रम को बहुत देर तक सुनाई देती रही। विक्रम ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला, अंदर आए और धीरे से बंद कर दिया। उनका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। गुड्डू बेवकूफ नहीं था, वो देखता बहुत था, बोलता कम था, और यह बात खतरनाक थी। वो बेडरूम में आए। प्रिया वहीं उसी करवट में लेटी हुई थी जैसे वो उनके जाते वक्त थीं, लेकिन अब बेडसाइड टेबल पर रखा पानी का जग भरा हुआ था। रात को जब विक्रम बाहर आए थे तब वो खाली था। मतलब प्रिया एक बार तो जरूर उठी थी। विक्रम ने बिना आवाज किए कपड़े बदले, जैकेट उतारी, फोन को फिर से अलमारी के गहरे हिस्से में पुराने कपड़ों के बीच छुपाया और धीरे से बिस्तर पर लेट गए। छत का पंखा घूम रहा था, उसकी खटखट की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। हर चक्कर जैसे उन्हें याद दिला रहा था 72 घंटे नहीं, अब तो उससे भी कम रहे हैं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह से जाग रहा था। सुबह उन्हें पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में गिरगिट से मिलना था। वहां से यह खेल सच में शुरू होगा, और यह खेल वैसा नहीं था जिसमें जीतने वाला मेडल लेकर घर जाए। यहां जीत का मतलब था सबको बचाकर खुद भीतर से थोड़ा और मर जाना। विक्रम ने एक आखिरी गहरी सांस ली। दिल के किसी कोने में, जहां अभी भी करोलबाग का साधारण दुकानदार जिंदा था, एक धीमी सी आवाज आई, कल से तुम फिर से अल्फा 7 हो, लेकिन क्या तुम कभी फिर सिर्फ विक्रम शर्मा बन पाओगे? उनके पास इसका जवाब नहीं था। उनके पास सिर्फ समय था, और वो तेजी से निकल रहा था। इसी खटखट के बीच रात ने धीरे से अपना दूसरा पहर पार किया, और कहीं दूर पुरानी दिल्ली की गलियों में एक कबूतरबाज ने भी अपने पुराने जालों को साफ करना शुरू कर दिया। वो जानता था सुबह उसे एक पुराने नाम से मिलना है, अल्फा 7, और दिल्ली पर मंडराते खतरे का साया थोड़ा और गहरा हो गया। सुबह की पहली किरण जब बालकनी के पुराने मटमैले पर्दे को चीरती हुई अंदर आई तो करोलबाग पूरी तरह से जाग चुका था। नीचे सड़क पर सब्जी वाले की आवाज सीढ़ियों से होती हुई तीसरी मंजिल तक पहुंच रही थी। आलू प्याज ताजा लो, टमाटर लाल लाल। कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। किसी ने स्कूटर स्टार्ट किया जिसकी आवाज कान फाड़ू थी। करोलबाग का सामान्य सुबह का शोर। शर्मा परिवार के फ्लैट में सुबह का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन आज कुछ अलग तनाव भी हवा में घुला हुआ था। किचन में प्रिया तवे पर आखिरी परांठा सेंक रही थी। उनके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थीं। चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, होंठों पर कोई मुस्कान नहीं। कल रात विक्रम के देर से आने की बात ने उन्हें परेशान कर दिया था, हालांकि उन्होंने सीधे कुछ पूछा नहीं था। सालों की जिंदगी में प्रिया ने यह सीख लिया था कि विक्रम से ज्यादा सवाल पूछने का कोई खास फायदा नहीं होता। जवाब हमेशा वही होता था। दुकान में काम बढ़ गया था, मशीन खराब हो गई थी, कोई पुराना सप्लायर आ गया था। हर बार एक नया बहाना, लेकिन सच शायद कहीं और छुपा होता था। लिविंग रूम में कर्नल राजेंद्र शर्मा चाय का कटोरा हाथ में थामे सुबह का अखबार फैलाए बैठे हुए थे। उनका चश्मा नाक के बिल्कुल सिरे पर टिका हुआ था और भौहें तनी हुई थीं। उनकी सफेद मूंछें हल्की सी हिल रही थीं जब वो चाय की चुस्की लेते। विक्रम को बेडरूम से बाहर आते देखते ही उन्होंने अखबार को आधा मोड़ा और मेज पर इस तरह रख दिया जैसे कोई फौजी अपनी बंदूक रखता है, सावधानी से लेकिन हमेशा तैयारी के साथ। कल रात बहुत देर हो गई थी दुकान पर। कर्नल ने सीधे निशाना साधा। उनकी आवाज में वो पुराना फौजी अंदाज था जो कभी जाता नहीं।
कमांडिंग, तेज और सवाल से ज्यादा आरोप की तरह। 2:30 बजे तक क्या काम चल रहा था वहां? क्या फोटोकॉपी मशीन में कोई सोना छुपा हुआ था जो इतनी रात गए चेक करने की जरूरत पड़ी? या फिर कोई नया धंधा शुरू कर दिया है तूने जिसके बारे में हमें बताया नहीं? विक्रम ने परांठे की प्लेट उठाते हुए धीरे से जवाब दिया, कोशिश करते हुए कि आवाज में कोई झिझक ना आए। मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया था पापा। वायरिंग बहुत पुरानी है, आप जानते ही हैं। उसमें से जलने की बू आने लगी थी। अगर मैं रात को चेक नहीं करता तो सुबह तक पूरे मार्केट में आग लग सकती थी। फिर क्या होता? आग तो तेरी जिंदगी में पहले ही लगी हुई है बेटा, कर्नल ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। उनकी आवाज में व्यंग्य की एक मोटी परत थी। 15 साल हो गए हैं मुझे फौज से रिटायर हुए। जब मैं छोड़कर आया था सेवा से, तब मैंने अपने दिल में एक सपना संजोया था। सोचा था कि मेरा इकलौता बेटा मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, कम से कम मेजर तो बनेगा, सीमा पर जाकर तिरंगे की इज्जत बचाएगा, दुश्मनों को धूल चटाएगा। लेकिन नहीं, तूने क्या चुना? करोलबाग का फोटोकॉपी वाला शर्मा बनना। शर्मा जेरोक्स एंड स्टेशनरी, यह है तेरी पहचान। देखा है तूने गुड्डू को ऊपर वाले फ्लैट का? उम्र में तुझसे 3-4 साल छोटा है वो लड़का, लेकिन देख उसकी जिंदगी। बिल्कुल नई लाल स्विफ्ट खड़ी रहती है नीचे, शर्ट पैंट पहनकर ऑफिस जाता है, और तू अभी भी उसी बूढ़ी धूसर मारुति को धक्का मार मार के चला रहा है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। कर्नल के ये ताने पुराने थे, सालों से सुनते आ रहे थे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। लेकिन हर बार चुपते थे। हर बार लगता था जैसे किसी ने ताजा जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। उन्होंने चुपचाप पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा, उसमें अचार लगाया और मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाना शुरू किया। स्वाद कुछ महसूस नहीं हो रहा था। आरव 10 साल का लिविंग रूम के एक कोने में अपनी स्कूल की किताबें बैग में भर रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी जो इस उम्र के बच्चे में अजीब लगती थी। उसकी नीली स्कूल यूनिफॉर्म पर एक छोटा सा दाग था, शायद कल की आइसक्रीम का। प्रिया ने वो दाग देखा और तुरंत किचन से एक गीला रूमाल लाकर पोंछने की कोशिश करने लगी। आरव बेटा, खाने में कितनी बार कहा है, ध्यान से खाओ, ये दाग अब नहीं जाएगा। अनन्या 8 साल की सोफे के आर्म रेस्ट पर बैठी अपनी 2 पिगटेल बनवा रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां रबर बैंड पकड़े हुए थीं। वो बीच बीच में अपने पापा की तरफ देख रही थी। उसकी बड़ी आंखों में चिंता थी। उसे पता था कि दादाजी फिर से पापा को सुना रहे हैं। यह रोज का नाटक बन गया था। पापा जी, आप तो हर रोज सुबह सुबह इसी बात पर शुरू हो जाते हैं। प्रिया ने किचन से आवाज लगाई। वो तवे को तेजी से धो रही थी और पानी की आवाज तेज थी। आवाज में हल्की चिड़चिड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ा तो आराम दीजिए उन्हें। विक्रम, आरव का स्कूल टिफिन बॉक्स तैयार है, बस उसके बैग में रख दो। और हाँ, मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आज शाम को 5 बजे अनन्या की डांस क्लास है, मार्केट के पास वाले सेंटर में। इस बार कृपा करके भूलना मत, पिछली 2 बार से मिस हो गई है। हाँ प्रिया, मैं पक्का याद रखूंगा, विक्रम ने कहा। लेकिन जैसे ही शब्द मुंह से निकले, उन्हें खुद पर शक हुआ। उनका दिमाग कहीं और भटक रहा था। जामा मस्जिद की उन अंधेरी तंग गलियों में, गिरगिट के बूढ़े चेहरे की तस्वीर में, पहले क्लू की तलाश में, द आर्किटेक्ट के नाम में। वो शब्द दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, जैसे किसी खाली कमरे में आवाज की प्रतिध्वनि गूंजती है। कर्नल ने अपना आखिरी वार किया। उन्होंने चाय का कटोरा मेज पर रखा, चश्मा ठीक किया और सीधे विक्रम की आंखों में देखते हुए बोले, सुन विक्रम, मैं हर रोज तुझे इसलिए नहीं सुनाता कि मुझे मजा आता है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तेरे अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो तूने दबा रखा है। मैंने तेरी आंखों में देखा है वो चमक, लेकिन तू उसे मार रहा है रोज। चल बेटा, कम से कम आज तो स्कूल जाकर आरव को खुद छोड़ा, बच्चा खुश हो जाएगा। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी सिर्फ दुकान की उधारियों के हिसाब किताब में नहीं गुजारी जाती है। कुछ तो ओरिजिनल काम कर अपनी जिंदगी में, कुछ तो ऐसा कर जिसे तू बाद में याद करके गर्व महसूस कर सके। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। जी पापा, आज से मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उनके दिल के अंदर एक अजीब सी कसक थी। अगर कर्नल को पता चलता कि उनका बेटा कभी देश का एक टॉप स्पाई था तो क्या होता? अगर उन्हें मालूम होता कि विक्रम ने सीमा के उस पार जाकर जो काम किए हैं वो किसी मेजर या कर्नल से कम नहीं थे, तो क्या तब भी ये ताने मिलते? लेकिन ये सवाल हमेशा अनुत्तरित रहने के लिए बने थे। 10 बजे तक विक्रम आरव को उसकी स्कूल की मेन गेट पर छोड़ चुके थे। बेटे ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया था और विक्रम ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। लेकिन जैसे ही आरव स्कूल के अंदर गया, विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। अब असली खेल शुरू होना था। मारुति धीरे धीरे रेंगती हुई पुरानी दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। दिल्ली की सुबह की ट्रैफिक हमेशा की तरह भयंकर थी। रिक्शे जो बिना किसी संकेत के अचानक मुड़ जाते, बसें जो इस तरह चलती जैसे सड़क सिर्फ उन्हीं की हो, बाइक्स जो किसी भी छोटी सी जगह में घुस जाती, और बीच में कहीं कहीं गायें भी आराम से सड़क पार करती हुई। विक्रम ने रेडियो ऑन किया। एफएम पर कोई पुराना 90 के दशक का गाना बज रहा था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? गाना सुनते हुए विक्रम को अपनी वो पुरानी जिंदगी याद आने लगी जब वो अल्फा 7 हुआ करते थे, जब रॉ की स्पेशल ऑप्स टीम में उनका नाम सबसे ऊपर होता था, जब वो दुश्मन देश की सीमाओं को पार करके बिना किसी नक्शे के अंधेरी रातों में घुसते थे, जब हर रात मौत के साथ शतरंज खेलते थे और हर सुबह जिंदा लौटना एक जीत होती थी। वो दिन और ये दिन कितना बड़ा फर्क था। करीब 45 मिनट की लगातार ड्राइविंग के बाद विक्रम जामा मस्जिद के पास की एक छोटी सी पार्किंग में पहुंचे। उन्होंने गाड़ी को एक अंधेरे कोने में खड़ी की, जहां से निकलना आसान था और जहां से बाहर की सड़क साफ दिखती थी। पुरानी आदतें कभी नहीं जाती। हमेशा एग्जिट प्लान तैयार रखो। हमेशा ऐसी जगह पार्क करो जहां से भागना आसान हो। गाड़ी से उतरकर उन्होंने चारों तरफ सावधानी से नजर दौड़ाई। पुरानी दिल्ली दिन के समय एक बिल्कुल अलग ही दुनिया लगती थी। संकरी तंग गलियां हो जिनमें सूरज की रोशनी का एक पतला सा टुकड़ा बड़ी मुश्किल से घुसता था। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर पान की लाल पीक के पुराने धब्बे सूख चुके थे। चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें। कोई चूड़ियां बेच रहा था जो धूप में चमक रही थीं। कोई सस्ते परफ्यूम की शीशियां सजाए बैठा था। कोई मसालों की थैलियां लटकाए था जिनसे तेज गंध आ रही थी। हवा में तेल, मसालों, चाय और कहीं दूर से आती अगरबत्ती की मिली जुली गंध थी। और सबसे ज्यादा कबूतरों की चहल पहल। हर कोने पर, हर छत पर, हर खिड़की की रेलिंग पर। और उनके साथ कबूतरबाज बूढ़े आदमी जो अपने पक्षियों को दाना खिलाते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए। विक्रम ने आज साधारण ग्रे रंग का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। कंधे पर एक पुराना फटा हुआ कपड़े का झोला लटका हुआ था जिसमें बस एक पानी की बोतल और कुछ कागज थे। चेहरे पर 2 दिन की हल्की दाढ़ी थी। कोई भी उन्हें देखता तो बस एक साधारण दुकानदार दिखता जो शायद थोक का सामान खरीदने आया है। वो धीरे धीरे भीड़ में घुल गए, लेकिन उनकी आंखें हर चेहरे को स्कैन कर रही थीं। कौन यहाँ का स्थानीय है और कौन बाहरी? कौन सिर्फ घूम रहा है और कौन किसी का इंतजार कर रहा? कौन अपने काम में व्यस्त है और किसकी नजरें थोड़ी ज्यादा तेज हैं? राठौर ने कल रात कहा था, जामा मस्जिद के पास एक छोटा सा सूफी दरगाह है, कबूतरबाजों की मुख्य गली के ठीक पीछे। क्रिकेट वहीं मिलेगा। सुबह 10 से 12 के बीच विक्रम ने गली के मुहाने पर खड़े होकर एक छोटी सी चाय की दुकान देखी। दुकान के बाहर एक पुरानी बेंच थी जिस पर 2-3 लोग बैठकर चाय पी रहे थे। विक्रम ने वहां जाकर आवाज लगाई, भाई साहब एक चाय देना। दुकान वाला करीब 50 साल का, सफेद कुर्ता, छोटी टोपी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में चमक, तुरंत चाय बनाने के लिए चूल्हे पर केतली रखने लगा। बिल्कुल भाई साहब, 1 मिनट। जब तक चाय बन रही थी विक्रम ने आसपास नजर घुमाई। दुकान के ठीक सामने एक संकरी गली थी जो अंदर की तरफ जाती थी। उस गली के मुहाने पर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लटका था जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था। भाई साहब, लग रहा है आप पहली बार इस तरफ आए हैं। दुकान वाले ने चाय का छोटा सा कुल्हड़ देते हुए पूछा। हाँ, एक पुराने दोस्त से मिलने आया हूं, विक्रम ने कहा, कुल्हड़ उठाते हुए। कबूतरबाज है, रहीम साहब नाम है। ओह रहीम चाचा, दुकान वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत पुराने हैं यहाँ के, सुबह से ही दरगाह के पीछे वाली गली में होते हैं। आप बस यहां से सीधा जाई, फिर दूसरे मोड़ पर दाएं हाथ मुड़ जाई, फिर एक छोटी सी गली आएगी जहां कपड़े धोने की दुकान है, उसके ठीक बगल से अंदर जाए, वहीं मिल जाएंगे। विक्रम ने चाय पी जो गर्म और मीठी थी, दुकान वाले को 10 रुपये दिए और धीरे से आगे बढ़ गए। चाय की आखिरी घूंट अभी भी गले में गर्माहट दे रही थी। गली बेहद संकरी थी। दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर पुरानी पेंट उतर चुकी थी। कहीं कहीं ईंटें दिखती थीं। ऊपर कपड़े सूखने के लिए रस्सियों पर टंगे हुए थे, साड़ियां, शर्ट्स, चादरें। जमीन पर जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ था। कोने में एक कुत्ता सोया हुआ था। बीच बीच में छोटे बच्चे गली में खेलते हुए, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था तो कोई पत्थर से निशाना लगा रहा था। दरवाजों पर बैठी औरतें सब्जी काट रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। विक्रम धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ते रहे, हर कदम सोच समझकर, हर कोने पर नजर रखते हुए। पुरानी ट्रेनिंग वापस लौट आई थी, जैसे कोई पुरानी मांसपेशी की याददाश्त। कभी भी अपनी पीठ किसी दीवार या अंधे मोड़ की तरफ मत करो। हमेशा एग्जिट रास्ते देखते रहो। हमेशा भीड़ का हिस्सा बनो, लेकिन भीड़ में खो मत जाओ। आखिरकार एक छोटे से खुले चबूतरे पर, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। सफेद लंबी दाढ़ी जो हवा में हल्की हल्की लहरा रही थी, फेडेड सफेद टोपी जो सिर पर थोड़ी टेढ़ी थी, हाथ में चने का एक मुट्ठी भर दाना जिसे वो अपने चारों तरफ बैठे कबूतरों को धीरे धीरे खिला रहा था। कबूतर उसके चारों तरफ फड़फड़ा रहे थे। कुछ उसके कंधे पर बैठे थे, कुछ उसके हाथ से सीधे दाना खा रहे थे। विक्रम धीरे से करीब आए। दिल तेज धड़क रहा था। पुराने जासूसी नियम के मुताबिक पहचान का वाक्य बोलना था। धूप में छांव विक्रम ने बहुत धीरे से लेकिन साफ आवाज में कहा। बूढ़े आदमी ने तुरंत कबूतरों को एक इशारा किया। अचानक सारे कबूतर एक साथ उड़ गए, जैसे किसी ने कोई अदृश्य सिग्नल दिया हो। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और विक्रम की तरफ देखा।
उसकी आंखें बिल्कुल साफ और तेज थीं। उम्र भले 70 के पार रही हो, लेकिन दिमाग अभी भी उतना ही धारदार जितना पहले रहा होगा। छांव में धूप, अल्फा 7 भाई, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। अरे वाह रे वाह, कितने साल हो गए होंगे? 15, शायद ज्यादा। तू तो पूरा बदल गया है यार। देख तेरा पेट, पहले तो एक तंग गली में आसानी से गायब हो जाता था, अब लगता है कि 2 गलियां भी कम पड़ेंगी तेरे लिए। प्रिया भाभी का हाथ बहुत अच्छा है खाने में, है ना? विक्रम ने हल्का सा ठहाका लगाया। कुछ पल के लिए तनाव टूटा। रहीम उर्फ गिरगिट, एक जमाने में रॉ का सबसे भरोसेमंद और तेज इन्फॉर्मर, अब रिटायर्ड, लेकिन अभी भी खेल में, अभी भी नेटवर्क जिंदा। चाचा, तुम्हारी बकवास करने की आदत वैसे ही बनी हुई है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज सीधे बताओ, क्या हाल है इस आर्किटेक्ट का? मुझे ज्यादा समय नहीं है। गिरगिट ने अपनी तेज नजरें चारों तरफ घुमाई, फिर एक कबूतर को एक खास तरीके का इशारा किया। कबूतर तुरंत आसमान में ऊपर चक्कर लगाने लगा। यह सिग्नल था कि आसपास फिलहाल कोई खतरा नहीं है। चल भाई, यहां नहीं, अंदर बात करते हैं, जहां काम कम और दीवारें ज्यादा हैं। गिरगिट विक्रम को एक और भी ज्यादा संकरी गली में ले गया। यहां दीवारें और भी पास थीं और पान की लाल पीक से इस कदर सनी हुई थीं कि लगता था जैसे दीवारों पर खून के छींटे हों। जमीन पर जगह जगह कूड़े के ढेर, हवा में पेशाब की बहुत हल्की लेकिन साफ बदबू। लेकिन यह सेफ स्पॉट था। यहां कोई आसानी से सुन नहीं सकता था, और अगर कोई आता भी तो दूर से ही दिख जाता। एक बहुत पुरानी प्लास्टिक की टूटी हुई कुर्सी वहां पड़ी थी। गिरगिट ने इशारा किया। बैठ जा अल्फा, लंबी बात है और खड़े खड़े बुढ़ापे में दर्द होता है। विक्रम बैठ गए। प्लास्टिक चरमराई। गिरगिट ने अपनी कुर्ते की जेब से एक छोटा मिट्टी का लोटा निकाला, पानी का घूंट लिया, फिर होंठ पोंछे और बोलना शुरू किया। द आर्किटेक्ट कोई भूत प्रेत या काल्पनिक किरदार नहीं है अल्फा, गिरगिट ने गंभीर आवाज में कहा। वो एक 100% असली इंसान है, लेकिन बहुत बहुत स्मार्ट। उसका असली नाम किसी को नहीं पता, चेहरा किसी ने नहीं देखा, मतलब जिन्होंने देखा होगा वो अब जिंदा नहीं है। उम्र का भी सिर्फ अंदाजा है, शायद 40 से 50 के बीच। बस इतना पक्का पता है कि वो पाकिस्तान के लश्कर ए कहर नाम के आतंकी संगठन का सबसे टॉप लेवल का कमांडर है। पिछले 2-2.5 सालों से वो दिल्ली में ही कहीं घूम रहा है, अपना नेटवर्क बना रहा है। छोटे छोटे स्लीपर सेल्स, लोग जो सतह पर बिल्कुल साधारण लगते हैं, दुकानदार, ड्राइवर, टीचर, यहां तक कि सरकारी ऑफिस में क्लर्क भी। अब उसका प्लान पूरी तरह तैयार है। 12 धमाके, एक ही दिन, एक ही समय। स्कूल, बाजार, मेट्रो स्टेशन, मंदिर, अस्पताल, वो सब जगह जहां भीड़ सबसे ज्यादा होती है और जहां मौत का असर सबसे ज्यादा दिखेगा। विक्रम की मुट्ठियां अपने आप भिंच गईं, नाखून हथेलियों में गड़ गए। कितना समय बचा है हमारे पास? तेरे सेफ हाउस में जो काउंटडाउन था वो अब शायद 60 घंटे के आसपास होगा, गिरगिट ने धीरे से कहा। मतलब तेरे पास बहुत कम समय है अल्फा, बहुत बहुत कम। पहला क्लू कहां है? विक्रम ने सीधा सवाल किया। गिरगिट ने अपनी कमीज की भीतरी जेब से एक बहुत छोटी सी पीली कागज की पर्ची निकाली। पर्ची पुरानी और मुड़ी हुई थी, उस पर काली स्याही से कुछ लिखा था। उसने वो पर्ची विक्रम के हाथ में रखते हुए कहा, करोल बाग का वो पुराना पार्क, तेरी दुकान के ठीक सामने वाला, जहां बच्चे शाम को खेलने आते हैं। आज शाम को 6 बजे के आसपास वहां एक डेड ड्रॉप होगा। बेंच नंबर 3, वो जो पार्क के बीचों बीच वाली लोहे की बेंच है जिसकी पेंट उतर चुकी है, उसके नीचे एक काली डायरी रखी जाएगी। उस डायरी में अगला लीड है, लेकिन सावधान रहना अल्फा, ये ट्रैप भी हो सकता है। वो लोग तुझे टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कोई नया आदमी इस खेल में घुसा है या नहीं। विक्रम ने पर्ची को ध्यान से अपनी जीन्स की जेब में रखा। और गुड्डू, मेरा पड़ोसी जो ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। गिरगिट एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से हंसा। गुड्डू तेरा दुश्मन नहीं है भाई, बल्कि दोस्त है। वो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का अंडरकवर एजेंट है। पिछले 3 सालों से तेरी कवर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तुझे पता भी नहीं चला होगा, लेकिन उसने कई बार तेरे ऊपर नजर रखने वालों को भटकाया है। कल रात जो उसने तुझसे रोहिणी वाली मिट्टी की बात की थी, वो दरअसल एक टेस्ट था। वो देखना चाह रहा था कि तू कैसे रिएक्ट करता है और क्या तू अभी भी उतना ही शार्प है। विक्रम को जैसे झटका लगा, मन में 1000 सवाल आए। गुड्डू आईबी का एजेंट 3 साल से, और वो जानता है मेरे बारे में सब कुछ, मेरा असली काम अल्फा 7 के बारे में। हाँ भाई, राठौर साहब ने खुद उसे ब्रीफ किया था। तू इस मिशन पर अकेला नहीं है। गुड्डू तेरा साइड किक है, तेरा बैकअप। जब भी जरूरत होगी वो तेरे साथ खड़ा रहेगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। कम से कम एक चीज तो क्लियर हुई। लेकिन तभी गली के दूसरे मुहाने से आवाजें आईं। 3 आदमी, काले मोटे टी शर्ट्स, हाथों में चमकते हुए चाकू जो धूप में चमक रहे थे, आंखें लाल जैसे नशे में हो या फिर बस हिंसा के लिए तैयार। ट्रैप है ये, गिरगिट ने फुसफुसाते हुए कहा और तुरंत बगल की दीवार चढ़ने लगा। बूढ़ा होने के बावजूद वो चुस्त था। विक्रम तुरंत खड़े हो गए। अब करोल बाग का फोटोकॉपी वाला शर्मा नहीं, अब पुराना अल्फा 7 जाग गया।
पहला गुंडा तेजी से चाकू लेकर उनकी तरफ दौड़ा। विक्रम ने तुरंत बाएं साइड का स्टेप लिया। गुंडे का दायां हाथ जिसमें चाकू था पकड़ा और पूरी ताकत से मोड़ दिया। हड्डी चटकने की साफ आवाज आई। गुंडा चीखा। विक्रम ने तुरंत एक सीधा मुक्का उसकी नाक पर मारा। खून छलका। गुंडा पीछे लड़खड़ाया और दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। दूसरा गुंडा स्मार्ट था। वो पीछे से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम की ट्रेनिंग ने साथ दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर तुरंत अपनी कोहनी से जबड़े पर बहुत जोर से मारा। जबड़े के टूटने की आवाज आई। फिर उन्होंने तुरंत घुटने से उसके पेट में मारा। गुंडा दोहरा होकर सांस लेने के लिए तड़पने लगा और जमीन पर गिर गया। तीसरा सबसे चालाक था। उसने अपना चाकू सीधे विक्रम की तरफ फेंका। विक्रम ने तुरंत नीचे झुककर जमीन पर लुढ़क गए। चाकू उनके सिर के ऊपर से गुजरकर पीछे दीवार में जा घुसा। फिर विक्रम ने तेजी से पैर बढ़ाकर उस गुंडे के दोनों पैर उखाड़ दिए। गुंडा जमीन पर गिरा। विक्रम तुरंत ऊपर आए और गले पर अपना हाथ रखकर दबाव बढ़ाया। बोल हरामजादे, किसने भेजा तुझे? आर्किटेक्ट कहां छुपा है? विक्रम ने दबाव और बढ़ाया। गुंडे की आंखें बाहर निकलने लगीं, सांस रुकने लगी। पार्क, शाम को 6 बजे, डेड ड्रॉप, सब ट्रैप, और वो बेहोश हो गया। गिरगिट धीरे से दीवार से नीचे उतरा। ब्रावो अल्फा, तू अभी भी पुराने दिनों जैसा ही है। थोड़ा मोटा जरूर हो गया, लेकिन रफ्तार वही है। अब जा, शाम को पार्क पहुंच जाना और गुड्डू को कांटेक्ट कर लेना। उसके बिना यह काम मुश्किल होगा। विक्रम ने पसीना पोंछा। चाचा, तुम संभल कर रहना, ये लोग तुम्हारे पीछे भी आ सकते हैं। मैं पुराना खिलाड़ी हूं बेटा। गिरगिट मुस्कुराया। खुद को बचाना आता है, तू बस